हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में द स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में सीखेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव का डिटेल, इसमें गवर्नर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो प्रावधान है स्टेट एग्जीक्यूटिव का, ये भारत के संविधान के पार्ट 6 में दिया है और इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड 2। और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 153 से 167 तक। तो टोटल 15 आर्टिकल हैं। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर से। इसमें आर्टिकल 103 है, 153 है दिया हुआ है। इसमें लिखा यह है कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होंगे। तो जो कि गवर्नर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, और उनको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से चलना होता है। एग्जीक्यूटिव हेड तो है लेकिन उनको काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से। लेकिन एक गवर्नर, एक पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल यूपी का है तो वो बिहार का गवर्नर नहीं बन सकते। वो यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, कई स्टेट के गवर्नर एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने, ये तो आर्टिकल 153 था। अब 154 पे आते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। ये हमने अभी जाना ही जाना। और गवर्नर अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो भारत के संविधान के हिसाब से ही एक्सरसाइज करेंगे। वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? या तो खुद एक्सरसाइज करेंगे या फिर जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनके थ्रू एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में मिनिस्टर्स भी आते हैं। ठीक है। अब functions of any other authority, functions of any other authority है where any functions was conferred by any existing law as on the date of enactment of constitution to any other authority, article 154 shall not apply। ये आज के डेट में इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है। ये 1950 के समय का है। आज के डेट में ये रेलेवेंट नहीं है। अब दूसरा क्या है? द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन कंफर्म फंक्शंस ऑन एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर बाय मेकिंग अ लॉ। जो अथॉरिटीज गवर्नर के नीचे हैं उनको भी कुछ फंक्शंस दिए जा सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा एक कानून बना करके। ठीक है। और सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा नहीं, विधानसभाएं भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी ये काम कर सकती है। गवर्नर के नीचे के अधिकारियों को भी वो पावर दे सकती है, फंक्शंस असाइन कर सकती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा। गवर्नमेंट के पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट के लिए कोई चुनाव नहीं होता, किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं, न तो डायरेक्ट पब्लिक द्वारा, न ही एमएलए द्वारा, किसी के द्वारा कोई चुनाव नहीं होता है। बस प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू कर देते हैं अपनी दस्तखत से, अपनी सील से, उसी में वो नामित कर देते हैं किसी व्यक्ति को कि फला व्यक्ति फला स्टेट का गवर्नर होंगे। तो इसीलिए गवर्नर जो होते हैं वो एक नॉमिनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। राष्ट्रपति के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर को, और वो किसी भी पर्सन को कर सकते हैं, कोई चुनाव उनको लड़ना नहीं होता है। अच्छा, गवर्नर के पास क्या क्या इम्यूनिटीज मिलती हैं? कोई लीगल, जो भी उन्होंने ऑफिशियल काम किया उसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, लीगली लायबल नहीं होंगे किसी भी काम के लिए। अच्छा, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर के खिलाफ स्टार्ट नहीं की जा सकती हैं। उनके पर्सनल, कुछ उन्होंने पर्सनल एक्ट कुछ किया है तो भी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ स्टार्ट नहीं हो सकती है। उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको जेल नहीं भेजा जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो भी कम से कम 2 महीने का नोटिस देना होगा उनके कार्यालय में, तो भी तभी हम सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ। गवर्नर के ऑफिस का टर्म कितना होता है, कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए होते हैं। जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से 5 साल के लिए। लेकिन अगर उनका टर्म एक्सपायर हो गया है, कोई दूसरा पर्सन सक्सीड नहीं किया है, तब तो वो कंटिन्यू कर जाएंगे जब तक कि दूसरा पर्सन आ न जाए। उनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तब भी वो कंटिन्यू कर जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि दूसरा पर्सन आया नहीं है। ठीक है।
गवर्नर का ट्रांसफर भी हो सकता है, एक राज्य से वो दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट मतलब वो उनका 5 साल पूरा हो गया, फिर से 5 साल के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया सेम राज्य में, तो वो उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है और उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है दूसरे राज्यों में। ठीक है। प्रेसिडेंट उनको रिमूव भी कर सकते हैं, उनके 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। वो इसीलिए वो गवर्नर तभी तक अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तभी तक वो अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे। प्रेसिडेंट गवर्नर चाहे तो रिजाइन भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करके भेज दें और वो अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एक तो वो सिटीजन होने चाहिए गवर्नर बनने के लिए, और उनकी 35 साल उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो गवर्नर बन सकते हैं। क्या कंडीशंस है गवर्नर के ऑफिस के? कि वो मेंबर नहीं होने चाहिए किसी भी पार्लियामेंट के, किसी हाउस के, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, किसी भी राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा कोई मेंबर गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंट होता है तो जिस दिन वो अपॉइंट हुए उसी दिन वो उनकी सीट वकेट हो जाएगी मेंबरशिप वाली, जिस दिन वो गवर्नर अपॉइंट हुए। उन्हें कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होगा गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है। गवर्नर के एमोल्यूमेंट्स क्या है, फैसिलिटीज क्या है? उनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा बिना किसी किराए के, और दूसरे एमोल्यूमेंट्स मिलेंगी, अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे, जो भी पार्लियामेंट कानून बना के तय करे। ठीक है। और कभी भी उनके कार्यकाल के दौरान उनकी एमोल्यूमेंट्स या उनके अलाउंसेस को घटाया नहीं जाएगा। और जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो क्या हर राज्य में उनको तनख्वाह मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे? नहीं मिलेगा, एक ही राज्य में, और उस पैसे को वो सभी राज्य आपस में बंटवारा कर लेंगे। उस खर्चे को वो किस तरह से बंटवारा करेंगे, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे कि इस तरीके से इस खर्चे का बंटवारा होगा। ठीक है। अच्छा, ओथ लेना होता है गवर्नर को हमेशा, बिना ओथ के वो अपनी कुर्सी पर चार्ज नहीं ले सकते। तो कौन ओथ लेगा? गवर्नर को लेना होगा, या फिर कोई व्यक्ति अगर गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा हो टेम्परेली तो उसको भी ओथ लेना होगा। कब लेना होगा? अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले। कौन ओथ दिलाएगा? जो उस राज्य के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो दिलाएंगे। और अगर वो नहीं उपलब्ध है तो उसी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है ओथ का, वो तो उसी फॉर्मेट में लेना होगा ओथ। ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 161 है, इसमें पार्डन करने की पावर दी गई है गवर्नर को। कुछ पनिशमेंट्स में, कुछ सेंटेंस में गवर्नर को पावर दी गई है। आर्टिकल 161 पढ़ लेते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends। ठीक है। गवर्नर के पास क्या पावर है? किसी भी पनिशमेंट का को वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्राइव दे सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, रेमिशन दे सकते हैं। कोई भी पनिशमेंट में पार्डन क्या? पूरी तरीके से माफ कर दिया क्राइम। ठीक है। और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पनिशमेंट नहीं होगा। रिप्राइव क्या? थोड़ा सा टेम्परेली पोस्टपोन कर दिया पनिशमेंट को। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस है तो कुछ समय के लिए उसकी डेथ की पेनल्टी टाल दी गई। रिस्पाइट मतलब थोड़े समय के लिए मतलब ब्रीदर दे दिया गया, उनको थोड़ा सा समय के लिए छूट दे दी गई, रेस्ट दे दिया गया। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट और सेंटेंस। जैसे एक प्रेगनेंसी वगैरह है तो उस केस में एक छोटा समय उनको रिलीफ दे दिया गया। रेमिशंस
रेमिशन का मतलब सजा का टेन्योर कम कर देना, ठीक है, 10 साल की सजा को 8 कर दिया गया, 8 साल की कर दिया गया, ये रेमिशन हो गया। और क्या कर सकते हैं गवर्नर? किसी भी सेंटेंस को वो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। आइए देखिए क्या होता है। सस्पेंड मतलब डिलेइंग ऑफ सर्विस ऑफ अ सेंटेंस आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी। सस्पेंड का मतलब सजा शुरू होने को डिले कर सकते हैं, वो कि अभी तुरंत शुरू नहीं होगी, कुछ समय बाद सजा शुरू होगी। रेमिट का मतलब है कैंसिल और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सैक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग अ पनिशमेंट, ठीक है। कम्यूट का मतलब टू चेंज टू अ लेसर सीवियर वन, ठीक है। किसी भी प्रिजन सेंटेंस या दूसरी पेनाल्टी है, उसको चेंज करके एक थोड़ी कम कड़ी सजा कर दी। कम कड़ी का मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, मतलब मेहनत के साथ इम्प्रिजनमेंट करना है, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। या डेथ पेनाल्टी है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वो पावर है माफ करने की गवर्नर के पास। आइए गवर्नर की बाकी सारी पावर्स देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है गवर्नर के पास? कि सारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास है, वो या तो खुद एक्सरसाइज करते हैं या अपने नीचे के ऑफिसर्स के सहयोग से एक्सरसाइज करते हैं। जितनी भी गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स या स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर के नाम से ही लिए जाते हैं। जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी ऑर्डर्स इशू होते हैं, नोटिफिकेशन जारी होते हैं, वो सब गवर्नमेंट के नाम से ही इशू होते हैं। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स तो है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। क्योंकि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही यूज करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं यूज कर सकते हैं। तो एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से ही कार्य करना होगा, ठीक है। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही कार्य करना होगा, लेकिन कुछ एक केसेस हैं जहां गवर्नर अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि किसको अपॉइंट किया जाए चीफ मिनिस्टर, हाउस को डिसॉल्व किया जाए नहीं किया जाए, गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए नहीं किया जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाए कि नहीं किया जाए, इन सब के मैटर्स पे गवर्नर चाहे तो, गवर्नर अपनी मर्जी पे काम करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम नहीं करते। लेकिन बाकी अन्य सभी मैटर्स पे गवर्नर एडवाइस पर ही काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अच्छा, गवर्नर किसको किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को, एडवोकेट जनरल को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाए कि संविधान के हिसाब से राज्य चलाना संभव नहीं दिखे, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस समय गवर्नर के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाएंगी, सारी पावर्स आ जाएंगी, वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारा एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करेंगे। इसके अलावा गवर्नर के पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि जो राज्य सरकार का कामकाज चल रहा है और जो भी कानून का प्रपोजल जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में, उसके विषय में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करते हैं और वे स्वयं सारी यूनिवर्सिटीज के जो उस राज्य में है उसके चांसलर होते हैं और वाइस चांसलर की नियुक्ति वो करते हैं, ठीक है।
अब फाइनेंशियल पावर्स देख लेते हैं गवर्नर की क्या होती हैं। कोई भी मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में तभी पेश होगा जब वो गवर्नर द्वारा रिकमेंड कर दिया जाए। वो हर साल एनुअल फाइनेंशियल बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट प्रस्तुत करवाते हैं विधानसभा में। ठीक है, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट, अगर ग्रांट लेनी है तो गवर्नर की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। कंटिजेंसी फंड है स्टेट का, ठीक है, स्टेट की कंटिजेंसी फंड में से जो भी कोई भी अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर के लिए पैसे निकालने हैं तो वो गवर्नर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा वो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, का गठन करते हैं, ताकि राज्य की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ सके। इस राज्य की मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की, जो भी राज्य में पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जाने के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं हर 5 साल में। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, अगर मान लीजिए विधानसभा सत्र में नहीं है और उस समय कोई कानून बनाने की अर्जेंसी आ गई तो वो ऑर्डिनेंस इशू करके एक कानून बना सकते हैं टेम्परेरी। और इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद का सत्र समय समय पे बुलाना उनकी पावर में है। वो सत्र को प्रोरोग कर सकते हैं, जब सत्र का समापन कर सकते हैं वो जब चाहें। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का। सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, केवल 6 राज्यों में है, तो बाकी में नहीं है। अच्छा, जैसे प्रेसिडेंट का था, जब तक वो दस्तखत नहीं करते थे किसी बिल पे तब तक वो कानून नहीं बनता था, वैसे राज्य के कानून जब तक गवर्नर दस्तखत नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। वो मैसेज भेज सकते हैं दोनों सदनों को, या एक सदन है तो एक सदन को, कि इस बिल के संबंध में अपनी बात मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, जो भी बिल पेंडिंग है उसके संबंध में। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल है अगर किसी राज्य में, 6 राज्यों में है केवल, तो वहां उस काउंसिल के 1/6 सदस्य गवर्नर द्वारा नामित किए जाते हैं। 5/6 तो चुने जाते हैं, लेकिन 1/6 नामित किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। वो लोग कौन लोग, किन लोगों में से नामित किए जाते हैं? वो नामित किए जाते हैं जो लोग बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। इन फील्ड्स में कोई अच्छी नॉलेज रखता है तो उसको गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नामित कर सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं सदस्यता से, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से गवर्नर डिसाइड करते हैं। अभी कोई बिल अगर मान लीजिए गवर्नर की मंजूरी के लिए आया विधानसभा से पास होके, विधान परिषद से पास होकर के, तो वो चाहे तो अपनी सहमति दे सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, अपनी एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं और बिल को रिटर्न कर सकते हैं। अगर वो बिल मनी बिल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को वापस कर सकते हैं कि इसको रिकंसिडर करो। और या फिर एक और पावर है एक्स्ट्रा, वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा कंसिडर किए जाने के लिए, प्रेसिडेंट की डिसीजन के लिए। इसके अलावा जुडिशियल पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स हमने देख ही लिया था अभी पहले। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट करते हैं, पोस्टिंग एंड प्रमोशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस का। लेकिन वो करते हैं ये काम हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, उस स्टेट के हाई कोर्ट के कंसल्ट करके। इसके अलावा तमाम जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों का वो अपॉइंटमेंट भी करते हैं। ये अपॉइंटमेंट वो हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के बाद करते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे गवर्नर कुछ फंक्शंस अपनी डिस्क्रिप्शन पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे सरकार को भंग करना है कि नहीं, किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, ये सब कुछ एक फंक्शन अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज करते हैं। लेकिन बाकी सारे फंक्शंस
उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से ही एक्सरसाइज करने होंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं करने होंगे। इसमें चीफ मिनिस्टर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, जो वो एडवाइस करेंगे वही उन्हें करना होगा। ठीक है। अच्छा, ये मान लीजिए मुद्दा उठ जाए कि इस मुद्दे पे गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से ही चलेंगे, ये क्या क्या होगा? तो इस विषय में फाइनल फैसला कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। गवर्नर कह देंगे कि इस मुद्दे पे मुझे अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना अलाउ है, तो वो करेंगे। फिर उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से चले। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर कोई मुद्दा उठ जाए कि उनको गवर्नर को ये अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था कोई काम, और उन्होंने कुछ काम किया है, तो उस काम की वैलिडिटी क्या होगी? ये कभी इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, इस पे कभी कोर्ट केस भी नहीं होगा। अगर गवर्नर ने अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ किया है, उन्होंने ये कहा कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन है इस काम को करने का, और किया है, तो वो काम वैलिड रहेगा। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कभी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। वो क्या है? क्या मिनिस्टर्स ने कुछ एडवाइस गवर्नर को दी थी, और दी थी तो क्या एडवाइस दी थी? ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं किए जा सकते। अच्छा, दूसरे प्रावधान क्या है? चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सबको मालूम है, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। चीफ मिनिस्टर जिसको कहेंगे उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, मिनिस्टर्स कब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक गवर्नर चाहे तभी तक होल्ड करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उसमें कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। अच्छा, जैसे 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें भारत के संविधान ने दिया है कि इन 4 राज्यों को एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर जरूर अपॉइंट करना होगा, जो ट्राइबल लोगों की वेलफेयर के विषय में कामकाज करे। एक ऐसा मिनिस्टर जरूर अपॉइंट करना होगा इन 4 राज्यों में केवल, क्योंकि यहाँ ट्राइबल लोगों की जनसंख्या काफी अच्छी है। तो अच्छा, जो ये मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे ट्राइबल वेलफेयर के लिए, उनको वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस का भी चार्ज दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई अन्य काम भी दिया जा सकता है। इस काम के लिए ट्राइबल वेलफेयर का मिनिस्टर तो बनाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको केवल ट्राइबल वेलफेयर का ही मंत्री रखा जाए, उन्हें कोई और मंत्रालय भी दिया जा सकता है। मैक्सिमम कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं। मिनिमम कितने होने चाहिए? 12 से कम मंत्री नहीं होंगे किसी राज्य में। ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ने की वजह से मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो गया, 10th शेड्यूल में दिया है पैराग्राफ 2 में, पार्टी छोड़ने की वजह से मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो गया, तो फिर उसका वो मिनिस्टर बनने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई हुआ और मिनिस्टर बना रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मिनिस्टर रहने से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मिनिस्टर पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड क्या होगा? जिस दिन वो मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई हुआ उसी दिन से वो मिनिस्टर बनने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसी दिन से। कब तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा? जिस दिन उसकी मेंबरशिप का पीरियड खत्म होता नॉर्मली, उस दिन तक, या फिर अगर उससे पहले वो चुनाव जीत करके आ गया, कोई दूसरा चुनाव लड़ करके आ गया, उस दिन तक। दोनों में से जो भी पहले हो, उस पहले वाला दिन निकाल लीजिए, उस दिन तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। ठीक है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। इसका मतलब कि सारे मिनिस्टर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को, चाहे मिनिस्टर कोई उस मंत्रालय का वो मिनिस्टर नहीं है तब भी वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। ओथ लेना होता है सभी को, 3rd शेड्यूल में दिया गया है फॉर्मेट, सारे मिनिस्टर्स को ओथ लेना होगा, ये मैंडेटरी है। कोई व्यक्ति अगर मेंबर नहीं है वहां का विधानसभा या विधान परिषद का और उसको मंत्री बनाया जाता है तो उसको मैक्सिमम 6 महीने में मेंबर बनना होगा किसी सदन का, नहीं तो वो उसको मंत्री पद छोड़ना होगा, ठीक है। एक नॉन मेंबर को भी मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए। सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे मिनिस्टर्स के, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर में, ऐसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। आर्टिकल 165 दिया हुआ है। गवर्नर अपॉइंट करते हैं अपने स्टेट का एडवोकेट जनरल। अच्छा, किसको अपॉइंट कर सकते हैं? जो व्यक्ति क्वालिफाइड है जज बनने के लिए हाई कोर्ट का, उसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी उस व्यक्ति की? या तो उस व्यक्ति ने 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, भारत देश के किसी भी क्षेत्र में 10 साल तक, और या फिर 10 साल तक उसने एडवोकेट का, हाई कोर्ट के एडवोकेट का काम देखा हो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में लगातार 10 साल रहे हो तो एडवोकेट रहे हो, वो 2-3-4 एडवोकेट में वो कंटिन्यूटी होना चाहिए। एक हाई कोर्ट से नेक्स्ट दूसरे हाई कोर्ट में चले गए, फिर तीसरे में चले गए, कंटिन्यूअस रहे, टोटल मिला के 10 साल रहे तो भी वो क्वालिफाइड रहेंगे, ठीक है। ड्यूटीज क्या होती है एडवोकेट जनरल की? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना लीगल मैटर्स पे, ठीक है। जो भी उनको एडवाइस मांगी जाए उस पर एडवाइस देना। कोई भी लीगल टाइप की ड्यूटीज उनको दी जाए, वो गवर्नर द्वारा असाइन की जाए तो उसको भी करना। इसके अलावा भारत के संविधान या भारत के किसी कानून द्वारा कोई ड्यूटीज दी गई है तो उसको भी करना। तो एडवोकेट जनरल भी जब तक गवर्नर चाहेंगे तभी तक अपने ऑफिस में रहेंगे और उनका रेम्युनरेशन भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 166 पे आ जाते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम से ही लिए जाते हैं और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑर्डर्स इशू करते हैं वो गवर्नर के नाम से ही इशू करते हैं, ठीक है। गवर्नर इसके लिए रूल्स फ्रेम करते हैं कि एक्चुअली हर जगह गवर्नर दस्तखत करेंगे नहीं पर्सनली, तो इसके लिए रूल्स बनते हैं कि कैसे कैसे उनके नाम से कामकाज होगा, ठीक है। तो और अगर उसकी इस रूल के हिसाब से ऑथेंटिकेट किया गया है, किसी पर्सन ने साइन किया है गवर्नर के बिहाफ पे, तो इसलिए उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि गवर्नर ने खुद दस्तखत नहीं किए हैं। गवर्नर के नाम से इशू हुआ है और गवर्नर ने खुद दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नर ने उसके लिए रूल्स बना दिए हैं और रूल के अकॉर्डिंग में ही वो साइन किया गया है। इसके अलावा और क्या रूल्स बनाते हैं गवर्नर? रूल्स for the more convenient transaction of the business of the government of the state or for allocation among ministers of the said business। मिनिस्टर्स के बीच में कामकाज के बंटवारे के से संबंधित रूल, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स हैं वो इफेक्टिवली हो पाए उसके लिए भी रूल्स बनाते हैं गवर्नर। एक लास्ट देख लेते हैं आर्टिकल 167। चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है गवर्नर को इंफॉर्मेशन देने के संबंध में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट से संबंधित है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित डिसीजन को कन्वे करें गवर्नर को, और जो भी कानून बनने का प्रपोजल है जो स्टेट लेजिस्लेचर में जा रहा है उसको गवर्नर को कन्वे करें, बताएं। अगर गवर्नर
स्वयं से मांगे उस इंफॉर्मेशन को, तो भी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो कन्वे करें। और अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा कंसिडर नहीं किया गया है, एक सिंगल मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, तो गवर्नर चाहे तो वो भेज दे कि भाई ये डिसीजन को पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर करे एक बार। ये डिसीजन एक सिंगल मिनिस्टर द्वारा लिया गया है, तो गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर को कह दें कि भाई ये सिंगल मिनिस्टर द्वारा लिया गया है, इसको पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज करके कंसिडर करवा लीजिए एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।